आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है। दैट इज, क्या 50 की एज पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है? बहुत से लोगों का सोचना रहता है कि अब तो रिटायरमेंट करीब है, तो अब स्टार्ट करने का क्या फायदा। कुछ लोग यहाँ पर रिस्क लेने से भी डर जाते हैं और कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि अब सिर्फ सेविंग करना ही सही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, प्लानिंग और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के साथ बात करेंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरीके से 50 की आयु के बाद भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जा सकती है। अगर आप 45 से 55 के एज ग्रुप में हो, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो या फिर वेल्थ ग्रो करने का सोच रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितना ज्यादा हो सके साथ साथ में लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर जब लोग 50 की एज क्रॉस करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर एक साइकोलॉजिकल बैरियर सा बन जाता है। नंबर 1, अब तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, ऐसे में रिस्क लेने से डर लगता है। नंबर 2, अब पैसा बचाना है, कहीं यहाँ पर हम इन्वेस्ट करके कोई गलती ना कर दें। थर्ड इज कि मार्केट को समझना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, ये तो हम सब जानते हैं, तो ऐसे में अब स्टार्ट करना एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। आज के समय में इंडिया में हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लोग 70 से 75 साल या फिर उससे भी ज्यादा जी रहे हैं। तो ऐसे में अगर अभी आपकी आयु 50 साल है तो आपके पास कम से कम 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहता है। लेकिन रिटायरमेंट एज वही 58 से 60 की है। तो यहाँ पर अब हो ये रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पर अब आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, अपने लिए रेगुलर इनकम भी इंश्योर करनी है और इमरजेंसी नीड्स के लिए कुशन भी क्रिएट करना है। इसीलिए 50 के बाद इन्वेस्टमेंट रोक देना या उसको इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती आपकी हो सकती है, क्योंकि सही प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अभी भी एक पावरफुल वेल्थ टूल बन सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ मनी रहता है जिसमें आप जैसे हजारों निवेशक अपना पैसा डालते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देता है। इसमें आपको 2 मेजर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा एक ही कंपनी में लगाने की बजाय यहाँ पर डजन्स में स्प्रेड हो जाता है। सेकेंड इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स आपके बिहाफ पर रिसर्च करते हैं और उस हिसाब से आपके पैसे को निवेश किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सेकेंड इज लमसम। आज के समय में अगर बात की जाए तो SIP काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन के साथ मंथली आप छोटे अमाउंट जैसे कि 2000-5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। SIP के थ्रू अगर आप निवेश करते हो तो मार्केट टाइमिंग की कोई चिंता नहीं रहती, साथ ही साथ कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो लॉन्ग टर्म में काम कर जाता है। 50 के बाद अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्रेसिव रिटर्न्स चेज करने हैं, बल्कि आपको यहाँ पर क्लियर गोल्स सेट करते हुए स्टेबल एंड स्टेडी ग्रोथ को टारगेट करना होगा। अब आप 50 के बाद अगर इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, तो उसमें सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर लेना है। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, इन दोनों को ही आपको क्लियरली डिफाइन करना है। जैसे कि रिटायरमेंट लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, सेकेंड हो गया यहाँ पर हेल्थ केयर और मेडिकल इमरजेंसी फंड, थर्ड इज आपके कोई भी पर्सनल ड्रीम्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो, देन फोर्थ इज आपकी कोई भी फैमिली या फिर बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंडिंग है अगर इन केस है तो। क्योंकि अगर आपके गोल्स क्लियरली डिफाइंड होंगे तो आपको पता होगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए और किस तरीके के फंड्स में आपको पैसा डालना है। क्योंकि 50 प्लस एज में अगर आप इन्वेस्ट करने लगते हो तो सबसे जरूरी यही रहता है कि आपको प्रॉपरली एसेट एलोकेशन करना है, एक राइट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट आपको यहाँ पर ढूंढना है। और यही हमारा दूसरा स्टेप है कि एसेट एलोकेशन को बहुत ही केयरफुली आपको करना है। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप 30 to 40% का एलोकेशन कर सकते हो, जो आपको ग्रोथ भी देगा और इन्फ्लेशन को बीट करने में भी आपकी मदद करेगा। दूसरा, डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें 50 to 60% का एलोकेशन रखा जा सकता है, जो आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ रेगुलर इनकम और वेल्थ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। देन थर्ड इज लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें करीब 10% तक का एलोकेशन रखा जा सकता है फॉर इमरजेंसी एंड शॉर्ट टर्म नीड्स।
अगर आप इस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हुए एसेट एलोकेशन करते हो तो ये आपको ग्रोथ भी देगा और इसमें रिस्क भी मैनेजेबल रहेगा। देन स्टेप नंबर 3 इज टाइम होराइजन को समझना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल का है तो यहाँ पर मॉडरेट इक्विटी एक्सपोजर देना एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी को स्मूथ कर देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे भी कम का है तो सेफ साइड पर रहते हुए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। आगे स्टेप नंबर 4 है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। तो एसआईपी बेसिकली आपके अंदर एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट बिल्ड कर देता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करते जाते हो, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। दूसरा, आपको एक बड़ी कॉर्पस बिल्ड करने में भी सहायता मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लमसम की बात करूं तो ये करना तब सही रहता है जब आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा कॉर्पस हो, जैसे कि कोई रिटायरमेंट फंड्स हो गए या फिर आपके पास प्रॉपर्टी सेल अमाउंट पड़ा हुआ है। तभी एक साथ इक्विटी में सारा पैसा डालना एक बहुत अच्छा चॉइस नहीं हो सकता है। इस पैसे को आपको स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करना चाहिए। तो 50 के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो एसआईपी प्लस स्टैगर्ड लमसम एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पर लगता है। मूविंग ऑन, यहाँ कॉमन मिस्टेक्स या फिर मिथ्स क्या हैं। लोगों का अक्सर ये मानना रहता है कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है तो कुछ भी नहीं हो सकता, और ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। आपके पास अगर 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन वे से एसआईपी करते जाते हो तो आराम से 20 से 25 लाख तक का कॉर्पस बिल्ड किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट क्या है और आपको रिटर्न्स किस तरीके के मिल रहे हैं। क्योंकि लेट स्टार्ट करना फिर भी बेटर है बजाय कि आप स्टार्ट ही ना करो। अब यहाँ पर दूसरा जो लोगों का मेजर थॉट प्रोसेस रहता है वो ये है कि सीनियर्स के लिए इक्विटी काफी ज्यादा रिस्की है। तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी रिस्की हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो ये एक ऐसा एसेट है जो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको वेल्थ क्रिएशन करने में सहायता कर सकता है। अगर कंट्रोल्ड मैनर में इक्विटी एक्सपोजर दिया जाए तो यहाँ पर ये एक पावरफुल ग्रोथ इंजन निकल के आ सकता है। थर्ड इज कि अगर आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली स्टॉक्स या फिर एफएनओ में पैसा डाल दो। तो 50 के बाद अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपका फोकस स्पेकुलेशंस पर नहीं, बल्कि यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए वेल्थ प्रिजर्वेशन और स्टेबिलिटी पर, बिकॉज हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में अगर गलतियां हो तो वो आपको काफी महंगी पड़ सकती हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, यहाँ पर लोगों का मानना ये रहता है कि फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा सेफ है। एफडी में पैसा डालना सेफ हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स की बात करो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए तो काफी कम रह जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं और टैक्स एफिशिएंसी भी देते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स में अब टैक्स ट्रीटमेंट को समझना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इक्विटी फंड्स के केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 1 लाख के गेन के ऊपर वो 10% का रहता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स गेन जो है वो 15% का रहता है। वहीं अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो अप्रैल 2023 के बाद से यहाँ पर जो भी स्लैब रेट टैक्स है वही अप्लाई होता है। पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें मिल जाता था, लेकिन अभी जो भी स्लैब रेट टैक्स है वही लगाया जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलता रहता है और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज भी आपको मिल जाती हैं। अब आगे यहाँ पर अगर आप टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो ईएलएसएस फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। अंडर सेक्शन 80C यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और एक स्टेबल ग्रोथ भी मिलता रहता है। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के साथ आपके नेट रिजल्ट्स और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, फिर चाहे आप 50+ ही क्यों ना हो। अब यहाँ इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो 50 की एज के बाद भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक अच्छा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। बस आपको जरूरत है सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस की। अगर आपके पास 15 से 20 साल का होराइजन है तो इसमें आप स्टेडी ग्रोथ के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन ये दोनों ही अचीव कर सकते हो। एसआईपी की हैबिट, क्लियर गोल्स और बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन ये तीनों पिलर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आखिरकार रिटायरमेंट एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है, तो इसीलिए अभी स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप एसआईपी शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर नहीं।
नहीं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।